दोस्तों, आपने आज तक किसानों द्वारा बनाए जाने वाले एनिमल फार्म्स जैसे कि पोल्ट्री, शिप, बी आदि के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने कभी पीकॉक फार्मिंग के बारे में सुना है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इसी के बारे में कि ये फार्मिंग कहां से और कैसे होती है। दोस्तों, आपने अक्सर बहुत से कामों में यह देखा होगा जहां दुनिया की सोच खत्म होती है वहां चीन की सोच शुरू होती है। कुछ ऐसा ही उसने किया पीकॉक फार्मिंग के बारे में। इससे पहले यहाँ पर बहुत से ब्रीडिंग फार्म्स पहले से ही बने हुए हैं, जैसे कि सांपों की ब्रीडिंग के लिए स्नेक ब्रीडिंग फार्म, कीड़े मकोड़ों के लिए वॉर्म फार्म, आर्टिफिशियल अंडों के लिए एग फैक्ट्रीज और भी बहुत से ब्रीडिंग फार्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बता दें कि यह न केवल ब्रीडिंग करवाने में एक्सपर्ट हैं, बल्कि उन्हें खत्म करने में भी एक्सपर्ट हैं। जैसे कि सन 1960 में चीन में लगभग 100 करोड़ गौरैया को मार दिया गया था, जिसके कारण ही आज गौरैया विलुप्त होने की कगार पर है और इससे भी उसे शांति नहीं मिली, जिसके चलते वो रेगिस्तान में आज भी 12 करोड़ खरगोश को मारने के लिए छोड़ चुका है। उधर दूसरी ओर अब उसने एक सीक्रेट फार्मिंग भी शुरू कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीकॉक फार्मिंग की, जहां ये ब्रीडिंग करवाकर पीकॉक्स को पैदा करवा रहा है और उन्हें पिंजरे में कैद करके रखता है। मगर चीन के किसान फार्मिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी हम आज जानेंगे। दोस्तों, हम इंसान उस चीज की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनका मिलना कठिन होता है। कुछ ऐसा ही है पीकॉक फेदर्स को लेकर। बरसात के मौसम में जब मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है तो देखने वाले देखते ही रह जाते हैं और उनके रंग बिरंगे पंख सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन पंखों की इतनी सुंदरता के चलते बहुत सी कंपनीज ने इनके आर्टिफिशियल पंख बनाने की कोशिश की, फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाई, जिसके चलते ही इन्हें पीकॉक फार्मिंग का ख्याल आता है। क्योंकि पिछले 10 सालों से इंसानों को इन पंखों की इतनी चाहत हो गई कि वे किसी भी कीमत पर इन्हें खरीदना चाहते हैं। आपको बता दें कि ये पंख न केवल खूबसूरती के चलते बल्कि अन्य कामों में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के वास्तुशास्त्र और चीन के फेंग शुई विद्या में यह कहा गया है कि मोर पंख को घर में रखने से किस्मत खुल जाती है। साथ ही इसे लकी चार्म भी माना जाता है और इसके अलावा आजकल होम डेकोर में भी इनका भरपूर इस्तेमाल होता है। पहले तो ऐसा होता था कि जंगलों में मोर घूमते रहते थे, जिस कारण उनके पंख अपने आप गिर जाया करते थे और किसान उन पंखों को घूम घूम कर इकट्ठा करते थे और बाजार में बेचा करते थे। पर आज के टाइम में जंगल कम होते जा रहे हैं, जिस कारण इन पंखों का मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है, जिसके चलते लोग अवैध रूप से इनका शिकार करने लगे थे। इसी के चलते वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में यह डिसाइड किया गया था कि मोर का शिकार करना या उन्हें नुकसान पहुंचाना जुर्म का काम है, पर चीन इन नियमों को ताक पर रखकर ही घूमता है। पंखों की इस डिमांड के चलते तथा मोर के अन्य फायदों के कारण ही चीन के किसानों ने उसकी फार्मिंग शुरू की थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यह फार्मिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, मोर अन्य पक्षियों की तुलना में बड़े होते हैं, जिस कारण उनके लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक बहुत बड़ा मैदान किसानों द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे कि मोर को पालने के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट का इलाका मींस एक मोर के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जरूरत होती है। इतने एरिया में ही वह अपने पंख आराम से फैलाकर मूवमेंट कर पाता है। यह उड़कर कहीं भाग न जाए, इसके लिए मैदान के चारों ओर लगभग 7 फीट ऊंचाई वाली दीवार तैयार की जाती है, क्योंकि मोर इससे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, जिस कारण उन्हें रोकने के लिए ये ऊंचाई पर्याप्त मानी जाती है। वहीं जमीन पर वुडन फ्लोर लगाई जाती है। बता दें कि सर्दियों के मौसम में उनके पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिससे वो बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए सर्दी के लिए हीट इंसुलेशन भी सेट किया जाता है। ये बड़े सेंसिटिव पक्षी होते हैं, ज्यादा गर्मी या बरसात में ये बीमार पड़ने लगते हैं। इस कारण किसानों को उनकी सुरक्षा के लिए ऊपर छत भी बनानी पड़ती है और जिससे उन्हें खराब मौसमों से बचाया जा सके। साथ ही उनके बैठने के लिए ऊंची जगह बनाई जाती है। इन जगहों को बनाने में लकड़ी की टहनियों, सीमेंट, कंक्रीट आदि का यूज किया जाता है, जिससे उन्हें घूमने फिरने में नेचर जैसा फ्री फील हो और अगर कभी कोई शिकारी पक्षी आए तो उसे बचने के लिए वो इनका सहारा ले सकें। इतना सब करने के बाद अब किसानों द्वारा मार्च से सितंबर तक इंतजार किया जाता है। यही मौसम होता है जब पीकॉक मेटिंग करते हैं, जिससे ब्रीडिंग होकर इनकी नई नस्ल तैयार होती है। इस मेटिंग सीजन में जहां कहीं भी मेल पीकॉक को अपनी पसंदीदा फीमेल पीकॉक यानी
पीहेन मिलती हैं, वो उसके साथ पहुंच जाता है और उसे रिझाने की कोशिश करता है। जैसे ही फीमेल पिकॉक को मेल पिकॉक पसंद आता है, वह उसके मूवमेंट कॉपी करने लगती है, जिससे पिकॉक को यह पता चल जाता है कि वह मीटिंग के लिए तैयार है। इस तरह मीटिंग के कुछ समय बाद मादा मां अंडे देती है। हालांकि इस प्रक्रिया में मोर के बहुत से पंख बिगड़ते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करके बेचने के लिए रख देते हैं। बता दें कि मादा पिकॉक एक बार में 3 से लेकर 5 अंडे तक दे देती है और इन्हें बड़ी घास के बीच या फिर छोटे से घोंसले में छुपा कर रखती है, ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। इस दौरान अंडों को गर्म करने के लिए मादा पिकॉक उन अंडों के पास ही रहती है और यह प्रक्रिया लगभग 27 से 30 दिनों तक चलती है। इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने के बाद ये अंडे फूट जाते हैं और इनमें से छोटे छोटे पी चिक्स निकलते हैं। ये बहुत ही नाजुक और डार्क कलर के होते हैं और पंख भी भूरे रंग के होते हैं। ये कुछ समय तक गाइडेंस में या खाने के लिए अपनी मां पर ही निर्भर रहते हैं। फिर जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि लगभग 3 से 4 साल के, तब इन्हें छोटे पीचिक्स को अपने पंख विकसित करते हुए उनके रंग में निखार आते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि पिकॉक फार्मिंग के टाइम पर इनके न्यूट्रिएंट्स पर पूरा ध्यान रखा जाता है। इन्हें खाने में अनाज, छोटे छोटे सांप, कीड़े मकोड़े और जो भी चीज उनके लिए जरूरी है वो सब दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब किसान इस फार्मिंग में इतनी मेहनत करता है तो आखिर इससे कितना कमाता होगा और कितने प्रकार से कमाता होगा। तो बता दें कि इस फार्मिंग से किसान 2 तरीके से कमाई कर सकता है। पहले तो उन्हें पालकर उनके गिरे हुए पंखों को बेचकर वो कमाई कर सकता है। बता दें कि मोर की औसतन आयु 27 साल तक होती है, पर अगर इन्हें सही तरीके से संभाला जाए तो इनकी आयु 40 साल तक भी हो सकती है। फिर भी जब इनकी आयु खत्म होने को होती है, ये बूढ़े हो जाते हैं, तब बड़ी ही सावधानी से इनके पंखों को निकाला जाता है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें कष्ट ना पहुंचे। फिर इन पंखों को देश विदेश में बड़े ही ऊंचे दाम पे भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के कामों जैसे कि फैशन, इंटीरियर डिजाइन आदि में इसका यूज किया जाता है। दूसरा तरीका है मोर को बेचना। जब ये मोर विकसित हो जाते हैं तो इन्हें दूसरे किसानों को बेच दिया जाता है, जिससे कि वे उनके पंखों का धंधा कर सकें, या फिर उनके पंख निकालकर इन्हें बेच दिया जाता है, जिससे कि लोग इसका मीट बेच सकें। हालांकि ये बहुत दुर्लभ होता है कि लोग ऐसे मीट के लिए मोर को मारे या फिर बेचे। अधिकतर इसके पंखों का ही काम धंधा किया जाता है, फिर भी कुछ लोगों को यह पसंद होता है। बता दें कि आज के टाइम में पिकॉक फार्मिंग चीन और बांग्लादेश में की जा रही है। दोस्तों, आपकी पिकॉक फार्मिंग को लेकर क्या राय है? इसे बैन होना चाहिए या सभी देशों में इसे अलाउ करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।